हाय दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म 2 का मॉडल सेट जो कि आ गया है क्लास 12 का। तो वो पढ़ेंगे हम लोग। हिस्ट्री सेट 1 का सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा जानकारी भी ले लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए पहला यहाँ पे लिखा है कुल प्रश्न जो है 19 है दोस्तों। और यहाँ पे जो दिया हुआ है आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे पहले, यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुल जो है 7 प्रश्न है। 7 में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही सारी जानकारी छूट जाएंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने में दिक्कत होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है यहाँ पे मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसके लिए मैं तो यहाँ पे नहीं, मैं कॉपी में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हूँ दोस्तों। तो चलिए वहाँ ले जा चलता हूँ आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों देखिए मैं लिख दिया हूँ बहुत अच्छी तरह से ताकि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर। देखिए पहले जो है बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद अकबर आया, ऐसे करके चलता रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हूल दिवस कब मनाया जाता है। तो हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ से दोस्तों, मेरठ से। तो चलिए दोस्तों ने प्रश्न जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो दोस्तों ये तो आप लोगों सबको पता होगा क्या जालियांवाला जो हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आप लोगों को जो कि आप लोग 10th क्लास में भी इसको पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये तो हर किसी को पता होना चाहिए क्या भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये भी समझ में आ गया होगा कब लागू हुआ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत कब की। तो देखिए दोस्तों ये पूछ रहा है दक्कन के गांवों में, सॉरी दोस्तों, दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत कब किया दोस्तों। 1857 को। 1857 को दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत की। तो चलिए दोस्तों ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था। तो देखिए दोस्तों ये पूछ रहा है मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया था। तो मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था वो बैरकपुर में किया था। तो देखिए दोस्तों ये सब वीवीआई प्रश्न है, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि अब आ गया है। ये 3 नंबर का प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। इसमें से 7 प्रश्न रहेंगे। टोटल 7 प्रश्न रहेंगे। 7 में आपको 5 का आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आप लोगों को पता होगा अकबर के बारे में, तो नहीं है तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अब्बुल फजल द्वारा लिखा गया था। जो था अकबरनामा की कहानी वो किसने लिखा था, अब्बुल फजल ने। तो अब्बुल फजल, अब्बुल फजल का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासन काल में लिखा गया था। ये किसके काल में लिखा गया था, अकबर के शासन काल में। तो इसके बाद है उस प्रामाणिक इतिहास में, क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सी बातों की निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक उसकी पहुंच थी। ये बोल रहा है जो इसका लेखक थे अबुल फजल अकबरनामा के, और इसका जो लेखक थे अबुल फजल, और
जो है अकबरनामा। तो अकबरनामा एक कहानी है जो कि अबुल फजल ने लिखा था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में लिखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारणों का वर्णन करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पूछ रहा है तत्कालीन कारणों में चर्बी वाला कारतूस प्रमुख है जो 1857 की क्रांति के होने वाला का प्रमुख कारण था। चर्बी वाले कारतूस में ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचने का प्रयास किया गया। तो देखिए ये जो कारतूस आप लोग जानते हैं दोस्तों किसको बोलता है। कारतूस जो है पहले के जमाना में एक पिस्तौल रहता था, पिस्तौल ऐसे, और यहाँ पे कारतूस भरा जाता था और वो जो कारतूस रहता था वो चर्बी का रहता था। जो चर्बी गाय भैंस का चर्बी जो रहता उसका रहता हुआ था। तो वो भरा जाता है था जिससे हिंदू और मुसलमानों की जो धार्मिक व्यवस्था था, मतलब जो धर्म है, वो उसमें ठेस पहुंच जाता था। तो चलिए दोस्तों ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण बताइए। तो असहयोग आंदोलन तो आप लोगों को पता ही होगा, यदि नहीं पता है तो चलिए बता देते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग और व्यासकाल की नीति अपनाई गई है। इस आंदोलन का एक व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्य वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इससे श्रमिक वर्ग की भागीदारी थी। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। असहयोग आंदोलन के कारण, ये जो असहयोग आंदोलन है ये सबसे पहले किसने चलाया था? गांधी जी ने। ये गांधी जी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन को चलाया था। इसका असहयोग आंदोलन के जो कारण है चलिए ये जानते हैं। पहला कारण जो है खाद्य सामग्री पर मूल्य की वृद्धि, देखिए। दूसरा है अकाल और प्लेग की बीमारी। तीसरा है रॉलेट एक्ट। चौथा है जालियांवाला बाग हत्याकांड। और पांचवा है चौरा हत्याकांड। तो आप लोग जालियांवाला हत्याकांड 10th क्लास में भी पढ़े होंगे जो कि जनरल डायर ने करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये पूछ रहा है 11 नंबर का प्रश्न है मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। तो मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं चलिए। तो वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल्य अधिकार कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिक के मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। तो इसका पहला है भारत का संविधान में मौलिक अधिकार को भाग इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओ सॉरी दोस्तों, लगता है कुछ दिक्कतें आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करें। अस्थाई बंदोबस्त बोल रहा है तो चलिए उसके बारे में जानते हैं हम लोग। अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं। सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधित मामले वापस ले लिए। जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया जिससे अब बढ़ाया नहीं जा सकता था। जमींदारों किसानों से एकत्र किए हुए भूमि कर टैक्स यानी जो कि 10/11, यानी मान लीजिए कोई चीज़ है 10 बोरी, 11 बोरी में से 10 बोरी जो है आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। और जो एक बोरी था बचा हुआ है यानी 1/11, तो 11 बोरी में से 10 बोरी सरकार ले लेती है और जो एक बोरी बचते वो अपने पास रख सकते थे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जो कि यानी आपके पास टोटल 11 बोरियाँ आपने अनाज उपजाई, तो 11 बोरियाँ आपने अनाज उपजाई तो इसमें से 10 बोरियाँ आपको सरकार को देने के लिए पड़ती है और बाकी जो एक बोरी बचते हैं वो आप खुद यूज कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये बोल रहा पानीपत के बारे में टिप्पणी लिखना है। तो चलिए दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत नामक स्थान में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद के सभी निर्णायक युद्ध लड़े गए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत का युद्ध उन सभी लड़ाइयों में एक थी जिसमें मुगल द्वारा बारूद और तोपों का प्रयोग किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण निम्न है, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। बाबर दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार स्थापित करना चाहता था। अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई, जिससे मध्य 21 अप्रैल को युद्ध प्रारंभ हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये जो बुरा पानीपत युद्ध, पहला जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और दूसरा पानीपत जो युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। और ये पानीपत युद्ध जो कि हुआ था एक बाबर और एक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कि 21 अप्रैल को प्रारंभ हुआ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या है। तो इसका देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं। जब ब्रिटिश का भारत पर राज था तब उस समय एक रिपोर्ट प्रस्ताव की गई थी संसद में, जिसे ब्रिटिश की 5वीं रिपोर्ट कहा जाता था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा उनका पूरा विवरण रहा करता था। इस रिपोर्ट में उस समय के किसानों एवं जमींदार की अलग अलग प्रकार की अर्जियां भी होती थी तथा कलेक्टर द्वारा बनाई गई अलग अलग पत्र लेख तथा राजस्व विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भी थे और कुछ राजस्व विभाग का लेखा जोखा भी था। तो देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है मतलब फर्मिंगर जो है ये एक मतलब किसान और जमींदार के बीच हुआ था। तो ये जो है फर्मिंगर जो है 5वीं रिपोर्ट जो है, तो ये किसान एवं जमींदार की अलग अलग प्रकार, जो जमींदार था वो किसानों से कर लेते थे और वो बहुत ज़्यादा अधिक कर्ज लेते थे। अर्जियां भी होती थी, मतलब कर्ज वसूला करते थे। राजस्व विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भी थे। राजस्व मतलब आप लोग समझते हैं दोस्तों, वो कर जो कि अत्यधिक लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताइए। संथाल विद्रोह, तो दोस्तों संथाल विद्रोह क्यों किया था, किस लिए किया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा चलाए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। आदिवासियों के विद्रोह से संथालों का यह सबसे सख्त विद्रोह था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एक कोल के नाम से जाना जाता था। यह विशेष रूप से संथाल बहुत क्षेत्र था। यहाँ के हजारों संथालों ने गैर आदिवासियों को भगाने और उनकी सत्ता प्राप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष तथा कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। तो ये समझ गए जो कि यहाँ पे था संथाल ने क्यों विद्रोह किया। तो संथाल ने जो कि था एक आदिवासी संथाल होते थे और एक गैर आदिवासी संथाल। तो जो आदिवासी संथाल थे ये सब ठान लिया था क्या, जो गैर आदिवासी संथाल है उस सबको भगा के अपना सत्ता स्थापित करना है। तो ये समझ गए होंगे दोस्तों। तो देखिए पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है। यदि आप लोग पूरा नहीं लिखेंगे तो नंबर फुल नहीं देगा सरकार, क्योंकि अब की बार थोड़ा कड़क भी होने वाला है और एग्ज़ाम का जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं,
विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार सरकार आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से बिहार और उड़ीसा के वीरभूम सिंहभूम के जिले में हुआ था। अंग्रेज सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मनाकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। तो बहुत ही मुश्किल से सरकार ने शांति स्थापित किया इस विद्रोह को। तो देखिए दोस्तों, फिर आ गया अकबर वाला। यहाँ लिखा हुआ है अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे। हम लोग पहले भी पढ़े थे। तो देखिए दोस्तों, ये जो है VVI प्रश्न है दोस्तों। इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जब एग्जाम होंगे। एक पहला 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरा 3 नंबर का, और तीसरा जो प्रश्न है वो 5 नंबर का पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने किसी धर्म या संप्रदाय को उन्नत करने के बजाय राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया। उनके समस्त उत्तरी भारत को विजय करके एक सूत्र में बांधा, उसे समस्त राष्ट्र में समान कानून तथा समान शासन प्रणाली लागू की। पहली बार हिंदू जनता को मुसलमानों के समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया गया। मुगल सम्राट अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से न केवल विवाह किया, बल्कि उसने उन्हें पूरी तरह हिंदू परंपराओं के अनुसार उन्हें पूरी तरह मतलब पूजा पाठ करने की अनुमति दी। जो ये बोल रहा है, जो अकबर शासक थे वो एक मुस्लिम शासक थे और उसका जो पत्नी यहाँ थी वो एक हिंदू पत्नी थी, जिसमें कि उसको कोई रोक टोक नहीं लगाया करते थे पूजा करने में। वो अपने देवता का पूजा करते थे और सभी जातियों को खुल के मतलब जिया जा सकता है। मतलब हिंदू और मुस्लिम धर्म में किसी प्रकार की अलग ना हो। और जजिया कर जो गरीबों पर लगा दिया था वो भी हटा दिया था अकबर ने। तो चलिए आगे जानते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है केवल विवाह ही नहीं किया, बल्कि उसने पूरी तरह हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने की अनुमति दी। मतलब जो शादी किए थे हिंदू पत्नी, उसको हिंदू परंपराओं के अनुसार ही पूजा पाठ करने की अनुमति दी, कोई रोक टोक नहीं लगाया। अकबर जो था ऐसा पहला शासक। दीन ए इलाही अकबर की धार्मिक सहनशीलता की चरम सीमा थी। उसने यह धर्म हिंदुओं मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए आरंभ किया। जो है हिंदू मुसलमानों में जो ये धर्म है दोनों में एकता रहे, किसी प्रकार की लड़ाई ना हो, इसके लिए ये धर्म में एकता स्थापित करने के लिए आरंभ किया था। इन सभी उपायों के कारण देश में राष्ट्रीय राज स्थापित करने में सफल हुए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। तो देखिए ये भी VVI प्रश्न है दोस्तों। महात्मा गांधी वाला भी पहले पढ़े थे और फिर आ गया, तो इसको भी आप लोग VVI टिक मार लीजिएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत में चिंताओं और संघर्ष से परिचित करवाया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अवज्ञा आंदोलन, अहिंसक सॉरी दोस्तों, यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसलिए अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। विरोध मुख्य रूप से नमक कर, भूमि राजस्व, सैन्य खर्चा को कम करने आदि के खिलाफ चंपारण और
खेड़ा आंदोलन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी के पहले महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी गरीब किसानों के अनुरोध पर 1917 में चंपारण यानी बिहार गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश नील उत्पादकों से अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील उगाने और किराए पर पूरी फसल के साथ हिस्सा लेने की मांग की। एक विनाशकारी आकाश की पीड़ा में अंग्रेजों ने एक दमनकारी कर लगाया जो उन्होंने बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही गुजरातों के खेड़ों में भी यही समस्या थी। इसलिए गांधी ने गांवों को सुधारने, स्कूलों का निर्माण, गांवों की सफाई, अस्पतालों का निर्माण और गांवों के लिए कई प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश पुलिस ने अशांति पैदा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सैकड़ों लोगों ने पुलिस थानों और आंदोलन के बाहर विरोध और रैली की, उन्होंने जिससे रिहाई की मांग की। तो ये जो गांधी जी थे जो किसानों के लिए बहुत ही मेहनत किए। और आप लोग ये जानते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश शासक कौन थे? ब्रिटिश शासक किसको बोला जाता है? तो ब्रिटिश शासक ब्रिटिश शासक जो है, आप लोग ब्रिटिश शासक जानते हैं दोस्तों? ब्रिटिश शासक यानी ब्रिटिश शासक मतलब होता है अंग्रेज। जो पहले के जो अंग्रेज थे ना, तो वो ब्रिटिश शासक थे। और वो जो है जजिया कर लगा दिया जाता था, जिससे गरीबों को मतलब ज़्यादा कर वसूला जाता था। और कर यदि वो किसी कारण नहीं वसूल पाते थे तो उसका जमीन जो है हड़प लिया जाता था। तो इसी प्रकार करते थे। और गांधी जी ने बच्चों के लिए स्कूल निर्माण करवाने के लिए बहुत कुछ किया, जिसके कारण अंत में उसको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उसके जो थे और मतलब विरोध, जो उसके पास सैकड़ों लोग थे गांधी जी के पास, वो चल गए पीछे पीछे ताकि उसका रिहाई हो सके। उसने मांग की सरकारों से कि गांधी जी को छोड़ दे, ताकि ये बहुत अच्छे इंसान है इसके लिए। तो आप लोग समझ गए दोस्तों अच्छी तरह से। अरे आप लोग एकदम पूरा लिखिएगा, पूरा नहीं लिखने से जो है एग्जाम में नंबर काट लिया जाता है, ताकि बाद में आप लोग को कठिनाइयाँ होगी थोड़ी इसी के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, जो कि इसके बाद 18 नंबर पढ़ने के बाद लास्ट एक नंबर यानी 19वां नंबर प्रश्न बच जाता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद वो पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं निम्न है। ये पूछ रहा है प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता बताइए। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। तो पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। 26 जनवरी 1950 को जो कि लागू किया गया था हम लोग का संविधान। तो चलिए, भारतीय संविधान का निर्माण विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया है। तो इसका पहला पॉइंट जान गए। तो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। भारत देश के संविधान में विभिन्न स्रोतों को किसी न किसी देश से लिया गया है, जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार इत्यादि ऐसे ही लिए गए। दूसरा है भारतीय संघर्ष लचीला और कठोर दोनों। तीसरा पॉइंट है भारतीय संविधान में भारत देश के नागरिक के लिए मौलिक अधिकार भी दिया गया है। चौथा है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। पांचवा, भारत के विभाजन प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो पांचवा पढ़ रहे हैं वो। तो ये लास्ट प्रश्न बचे हुए हैं, जो कि बोल रहा है भारत के विभाजन प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो चलिए, ये लास्ट प्रश्न है और ये वीवीआई भी प्रश्न है।
तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वर्ष 1947 को जानते हैं दोस्त हम लोग, यानी क्या हुआ था 1947 को? 1947 को हम लोग का देश भी आज़ाद हुआ था, तो ये पता होगा दोस्तों। तो चलिए इसको पढ़ते हैं बिना लेट किए। वर्ष यानी 1947 के भारत विभाजन को भारत की एक अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी प्रशासन के निरंतर प्रयासों के कारण असादियों के साथ रहने वाले हिंदुओं और मुस्लिमों अपने मध्य धार्मिक मतभेदों को मिटाने से सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में भेद करना आरंभ कर दिया, जो कि ये बोल रहा है हिंदू और मुसलमान जो थे दोनों आपस में भेद करना प्रारंभ कर दिए थे, आरंभ यानी शुरू कर दिए थे, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कई मन मुटाव उत्पन्न होने लगे और एक दूसरे के लिए बाधाएं उत्पन्न होने लगे, जो थे एक दूसरे के लिए, यानी लड़ाइयाँ होने लगे, एक दोनों से मतलब खिटपिट होने लगे, आपस में झगड़ने लगे हिंदू और मुस्लिम, जो कि अकबर ने साथ दोनों को, हिंदू और मुस्लिमों को मिलाने का प्रयास किया था ताकि कोई धर्म अलग ना हो। तो मतलब यानी उत्पन्न होने लगे। विभाजन किसी देश का भूमि का ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले समस्त नागरिकों की भावनाओं का भी होता है। अतः 1947 भारतीय विभाजन के प्रमुख कारण है। तो पहला कारण जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान की मांग। दूसरा कारण जो है मुस्लिम लीग की स्थापना। और तीसरा कारण जो है दोस्तों माउंट एबोरा, जो कि क्लियर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा छूट गया है जिसके कारण। तो चलिए दोस्तों ये भी क्लियर आ गया। तो ये है तीसरा, माउंट बेटन का प्रभाव। और चौथा है सांप्रदायिक दंगे, मतलब बहुत सारे आपस में ही दंगे हो गए थे, आपस में ही लड़ने लगे थे हिंदू और मुसलमानों में एकता नहीं थी। और ऐसे ही जो कि अकबर ने जो ऐसा थे जो हिंदू और मुसलमानों को कभी भी दूसरे तरीक़ों से नहीं देखा, अपने आप में एक ही तरीक़ों से देखा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जान गए। इसके लिए यदि आप लोगों को दूसरा सेट की जानकारी लेना हो तो कमेंट करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी नए अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।